तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर, यानी हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट सेगमेंट सेल चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। बिल्कुल जो बायोलॉजी के बेसिक्स होते हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। टावर, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, एक टावर है, एक मॉन्यूमेंट है ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, पिरामिड्स, बिल्डिंग्स। क्या कॉमन है इन सब चीजों में? टावर है, मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग है, इन सब चीजों में क्या कॉमन है? ये है कॉमन थिंग कि तीनों चीजें, अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, ये ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बनी हुई है। तो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बिल्कुल बेसिक यूनिट की बात करें तो वो ईंटें होती है। ठीक है, ईंटों से ही जोड़कर पूरी बिल्डिंग तैयार की जाती है, मॉन्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो वो बनाए जाते हैं। दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे डिफर इन शेप एंड साइज, यानी अलग अलग बिल्डिंग्स, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। बट डू दे हैव एनी कॉमन प्रॉपर्टीज? तो क्या उनकी कोई सिमिलर या कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है? ऑफ कोर्स है। क्या है? दैट तीनों चीजें जो फोटो में हम देख पा रहे हैं वो किससे बने हैं? ईंटों से, ब्रिक्स से। यस, दे ऑल आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ईंटों से मिलाकर जो है ये सब बने हुए। ब्रिक्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी सबसे बेसिक थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ईंटें होती हैं। यही ईंटें मिलाकर पूरी बिल्डिंग जिस शेप और साइज में हम चाहते हैं उस तरीके से अरेंज कर कर हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिमिलरली देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ। जो हमारी अर्थ है इस पे कम नहीं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी इतनी सारी स्पीशीज हैं। अगर हम एक एक के बारे में बात भी करें तो मतलब पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हमारा जो स्पीशीज है वो खत्म नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किन से बनते हैं? यानी इनकी लाइफ की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो कहाँ से होती है? एक सिंगल सेल से। एक सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर्स में वही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वही सेल डाइजेस्ट भी करेगा, फूड भी इनटेक करेगा, अपनी पूरी सेल में एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा। और अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो एक सिंगल सेल डिवाइड होकर अपने आप को मल्टीप्लाई करके मल्टीपल सेल्स, देन टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और एक पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा तैयार होता है। लेकिन बेसिक क्या है इस पूरे ऑर्गेनिज्म का? जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट कहां से हुआ है? एक सिंगल सेल्स। सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर बेसिक यूनिट की बात करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स के, मॉन्यूमेंट्स की बेसिक यूनिट क्या थी? ईंटें। ईंटों को मिलाकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। कुछ वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उसका शरीर सेल्स को मिला के तैयार होता है। सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होते होते पूरा एंटायर जो स्ट्रक्चर है लिविंग बॉडी का वो तैयार करते हैं, फॉर्म करते हैं। सो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो सेल्स से तैयार होता है। दे ऑल्सो डिफर इन साइज एंड शेप। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देख पा रहे हो, इसमें प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, गिलहरी है, स्क्वेरल, माउस, फिश। सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है? एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। इनका शेप, साइज, इनका वे ऑफ लिविंग, इनका हैबिटेट सब अलग अलग है, इनके एडेप्टेशंस अलग हैं, सर्वाइवल कंडीशंस अलग हैं। लेकिन स्टिल इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कॉमन है वो क्या है? दैट ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट दे all are made up of same building blocks. Clear है students? These building blocks are known as cells. तो इन building blocks को हम क्या कहते हैं? Cells कहते हैं। यानी cells से ही किसी भी living organism की लाइफ स्टार्ट होती है इनिशियली। उसके बाद फर्दर सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं, टिश्यूज में बनते हैं, कन्वर्जन होता है, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से
ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जो अभी हमने बात किया, सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि लाइफ की शुरुआत सेल्स से ही होती है। सो हाउ डू वी डिफाइन ए सेल? एक सेल को हम डिफाइन कैसे करें? ठीक है, हमको पता चल गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे बेसिक लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से होती है, लेकिन राइटिंग करते टाइम तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना? डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अपने जो थॉट्स हैं सेल्स क्या होते हैं उनको हमें ऑन पेपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो चलो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सेल इज द कॉमन क्यों? क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर वो प्लांट्स हो, कोई भी प्लांट्स हो, एक्वेटिक प्लांट्स हो, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो, या किसी भी रीजन में उगने वाले पेड़ पौधे हो, हर एक प्लांट्स में। और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों? जो पानी में पाए जाते हैं, वाटर, ठीक है, ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में जो सर्वाइव करते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं, है ना? दे ऑल्सो नीड फूड, दे ऑल्सो रेस्पायर, दे ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड show growth of their body, and they also reproduce. So microorganisms are also living things. तो microorganisms, बैक्टीरियाज, वायरस नहीं, वायरस एक एक्सेप्शनल केस। वायरस इज नॉट ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स। वायरस को हम अलग से लिख देते हैं। जो वायरस होता है ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वायरस तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज शो करेगा जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर हो। अगर ये किसी नॉन लिविंग थिंग के सरफेस पे है, अगर वायरस की बात करें, और अगर ये किसी नॉन लिविंग थिंग के सरफेस पे है, किस पर है? नॉन लिविंग थिंग के सरफेस पे, तो वायरस को हम क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो ए नॉन लिविंग थिंग। बट किसी भी मीडियम से जैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर होगा वायरस, किसी भी मीडियम से, टच से, हमने किसी जगह पे टच किया, वहां वायरस है, हमने सेम हैंड्स को माउथ में डाला या उससे हम फूड इनटेक कर रहे हैं, तो किसी भी मीडियम से, वाटर में है, वाटर को हमने इनटेक किया तो हमारी बॉडी में वायरस चला जाएगा। किसी भी माध्यम से अगर वायरस हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है, तो एंटर करते ही ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते ही वायरस एक्टिवेट हो जाता है और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज को शो करना स्टार्ट करता है। और एंट्री करते ही ये जो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है, फिर बस पूछो मत, पूरी बॉडी में वायरस स्प्रेड होते टाइम नहीं लगे। ठीक है, तो एनिमल्स, प्लांट्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, जर्म्स, फंगाई, ये सारे लिविंग थिंग्स जो है, इन सब में कॉमन ये होता है कि इन सभी की बॉडी में सेल प्रेजेंट होता है। सभी की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? सेल। सो सेल इज कॉमन, बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। स्ट्रक्चरल किसकी है बच्चों? इसको हमने स्ट्रक्चरल, व्हाइल डिफाइनिंग सेल, ये वर्ड हमने क्यों यूज किया? स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, यानी किसी भी लिविंग थिंग, किसी भी लिविंग बॉडी का जो बेसिक ढांचा है वो सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन से ही तैयार होता है। इसलिए क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ढांचा सेल से तैयार होता है, इसलिए हमने इसको स्ट्रक्चरल भी बोल दिया। व्हाइल डिफाइनिंग द सेल वी आल्सो यूज द टर्म स्ट्रक्चर। ओके, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। फंक्शनल यानी कोई काम करना, कोई कार्य करना, कोई काम करना, कोई फंक्शन परफॉर्म करना। तो जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को बहुत सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। जब सेल्स फंक्शन करते हैं तभी हमारी बॉडी कोई भी काम कर पाती है। तो लिविंग थिंग्स तभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी जब उसकी बॉडी के सेल्स उस एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट सेल्स होते हैं,
वो सेल्स इस फंक्शन को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके हमारा रेस्पिरेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो फुलफिल होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो देर आर अगेन सर्टेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स जो सब मिला के डाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे ऑर्गन सिस्टम में डाइजेशन के बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सारे सेल्स सिर्फ डाइजेशन का काम करेंगे। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। यही रिप्रोडक्शन वाले सेल्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल होते हैं और अपना फंक्शन यानी रिप्रोडक्शन का फुलफिल करते हैं। तो अलग अलग सेल्स जो है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और क्योंकि सेल्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, बॉडी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। तो सेल इज द बेसिक structural and functional unit of living beings. Clear, students? Next is discovery of cells. ये जो cells है, ये जो टर्म हमारे पास आज इंट्रोड्यूस हुई है, ये किसने किया, कब किया, how it is being discovered in the world, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? इन द ईयर 1665, 1665 साल में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट, इन्होंने ऑब्जर्व किया किसको? कॉर्क। ये कॉर्क क्या होता है बच्चों? जो पेड़ होता है, पेड़, वुडी ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जर्व किए होंगे आप लोगों ने। तो जो वुडी ट्रीज होती है उनकी बार्क, छाल जो होती है बाहर वाला, बार्क, BAR की बार्क, अंडर द बार्क प्रेजेंट होता है कॉर्क, ठीक है, पहले बार्क एंड देन उसके बाद कॉर्क। तो कॉर्क को इन्होंने ऑब्जर्व किया थिन स्लाइस में, तब इन्हें कुछ, और वो कैसे किया? इन्होंने खुद ही अपना माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया, और जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तब जाके इनको कुछ सेल्स, मतलब जैसा इन्होंने कुछ देखा, और फिर उन्होंने उस जो भी चीज उन्होंने देखी है उसको सेल्स नाम की उसको दे दिया, सेल नाम उसको दे दिया। क्यों दे दिया? ये लैटिन भाषा में सेल का मतलब क्या होता है देखते हैं। तो कॉर्क क्या है? बार्क ऑफ अ ट्री के नीचे जो पार्ट होता है उसको देखो, ये दिस इज बार्क, ठीक है, इसके अंदर आप ये देख रहे हो, दिस पार्ट इज अवर कॉर्क। क्लियर है स्टूडेंट्स? अंडर ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, तो इस बार्क को, इस कॉर्क को उन्होंने कहाँ ऑब्जर्व किया? खुद ही इन्होंने डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। तो इनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो इस स्ट्रक्चर में इन्होंने ये देख रहे हैं कि कुछ समथिंग इज देयर इनसाइड दिस कॉर्क, और इस समथिंग को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। ठीक है स्टूडेंट्स? और वो जो स्ट्रक्चर ये है वो कुछ इस तरीके से इनको ऑब्जर्व हुआ। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से कॉर्क ऑफ द ट्री को देखा, तो इस तरीके से हनीकॉम्ब, ये मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा आपने, तो उस तरीके के डिजाइन का, शेप एंड साइज का, साइज तो नहीं बोलेंगे हम लोग, उस तरीके के शेप का डिजाइन इन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखा जब उन्होंने कॉर्क के पीस को वहां ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। तो इन ब्लॉक्स को इन्होंने नाम दिया सेल्स। ये क्या है? उस बार्क के टिश्यूज के सेल्स हैं, और कुछ इस तरीके से वो दिखते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हेंस ही कॉल्ड these structures as the cells. So there were empty compartments. जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो देखा कि एम्प्टी, खाली कंपार्टमेंट्स हैं, खाली कंपार्टमेंट यानी सेगमेंट्स हैं खाली, विच रिजेंबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, जो किसकी तरह रिजेंबल करते हैं या किसकी तरह दिखते हैं, सिमिलर है हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसकी तरह जो है ये स्ट्रक्चर में रिजेंबलेंस है। ही लेबल्ड देम एज सेल्स। तो इन्होंने इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, किन की बात कर रहे हैं? रॉबर्ट हुक की बात कर रहे हैं। इन्होंने इन्हीं एम्प्टी स्ट्रक्चर्स को नाम दिया सेल्स। इन लैटिन सेल्स मीन्स स्मॉल रूम्स। लैटिन भाषा में सेल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे, स्मॉल रूम्स। और क्योंकि ये जो कंपार्टमेंट्स आप देख पा रहे हो ये बहुत छोटे छोटे हैं और रूम्स की तरह है, कंपार्टमेंट्स की तरह है, इसलिए इन्होंने इनको बोला कि ये सेल्स की तरह दिखते हैं, तो दे आर सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स?
आप अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो उसमें आप बहुत बार वर्ड सुनते हो सेल। स्पेशली कहाँ सुनते हो, वो जो जेल के रूम्स होते हैं ना, तो उनको सेल्स बोलते हैं। तो वही सेल्स मतलब क्या हो गए, स्मॉल स्मॉल रूम्स हो गए। तो उससे आप थोड़ा इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के, देर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिनकी बॉडी में एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, जिनकी बॉडी में एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, बहुत छोटे होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना माइक्रोस्कोप के हम इनको नहीं देख सकते। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल होता है और वही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही सिंगल सेल क्या करता है, परफॉर्म्स all the functions, performs all the functions of cell। लेकिन मल्टी सेल्युलर की बात करते हैं तो मल्टी मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी नाम से ही पता चलता है हमें क्या स्टूडेंट्स, मेनी। मल्टी मीन्स मेनी। सो मल्टी सेल्युलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोल देते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और क्योंकि बहुत सारे सेल्स होते हैं तो इसलिए जो फंक्शन है वो एक सेल ही सारे फंक्शंस नहीं परफॉर्म करता, बल्कि देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, काम का बंटवारा होता है। यानी अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, अलग अलग उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, तो इसलिए काम का बंटवारा होता है। जबकि अगर यूनिसेल्युलर में देखें तो एक ही सेल में बेचारे ने सारी एक्टिविटीज, सेल के अंदर होने वाले सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। बल्कि मल्टी सेल्युलर में देखें तो वहां पे अलग अलग एक्टिविटी को, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है और ऑर्गन्स प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर्स आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ सेल्स, they have only single cell present in their body, whereas multicellulars are made up of many cells. In unicellular organisms all functions are carried out by the single cell। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप क्या है इसका मतलब, कि एक ही सेल है वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। मेनी मल्टीसेल्युलर्स में मेनी सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी, यानी बहुत सारे सेल्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं एक ही सिंगल बॉडी में, एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। और उसी बॉडी में प्रेजेंट जब होते हैं बहुत सारे सेल्स तो अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी बनाते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी बनाते हैं। इसलिए जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड होता है लाइक हमारे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करते हैं तो देयर इज स्पेसिफिक ऑर्गन थ्रू विच वी कैन इनटेक आवर फूड, जहां से हम अपना खाना हम हमारी बॉडी में इंटेक करवा सकते हैं। तो देयर इज माउथ, देयर आर ईयर, देयर इज नोज, है ना, जहां से रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन या एयर हमारी बॉडी में अंदर जाएगा। लेकिन यूनिसेल्युलर के बारे में बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा। तो अमीबा की बॉडी में आप कुछ देखोगे नहीं, वेल डिफाइंड कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मा है, अदरवाइज हम इसके किसी भी बॉडी पार्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फिट बोलते हैं, वो भी कुछ फिक्स नहीं होता है कि कहाँ होता है, जहां भी उसको फूड पार्टिकल दिखता है वहीं से ही वो जनरेट हो जाता है। तो द बॉडी ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो वेल डिफाइंड होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उन बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स अमीबा जो हमने एग्जांपल देखा है, उसके बाद क्या है, क्लैमोडोमोनास। ठीक है, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास एंड पैरामोसी। तो ये है एग्जांपल्स हमारे यूनिसेल्युलर के। बैक्टीरियाज, कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो क्लाइमोडोमोनास, पैरामोसियम एंड बैक्टीरियाज
आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो एग्जाम्पल भी तो मेंशन करोगे वहां पे। तो एग्जाम्पल जरूर हर किसी चीज के एक या दो एग्जाम्पल तो आपको मैंडेटरी है, याद रखना ही है। उससे क्या होता है, आंसर राइटिंग जो एबिलिटी है आपकी वो इनहेंस होती है, और टीचर को भी लगता है हाँ बच्चों को अच्छी खासी नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइंस में याद रखना, कभी भी आप जब आंसर लिखते हो तो जो भी चीज उसमें पूछी गई है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल मालूम है तो आप वो डेफिनेटली उसमें लिख दें, ताकि आपका आंसर बहुत अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से एग्जाम्पल। वो तो आप बिना याद करे भी बता सकते हो, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड सो ऑन। ठीक है, सो सम फंगाई, plants and animals are some of the examples of multicellular organisms. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे कि जो सेल से रिलेटेड कुछ बातें बोली गई, कुछ थ्योरीज दी गई है, वो किसने दी है और क्या सेल्स के बारे में बोला गया है। डिफरेंट साइंटिस्ट प्रपोज्ड डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ सेल्स। अलग अलग साइंटिस्ट के इसमें मतभेद है। मतभेद है मतलब सेल्स के बारे में कुछ साइंटिस्ट ने कुछ चीजें बोली हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने कुछ अलग चीजें बोली हैं। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर सेल्स के बारे में अलग अलग थ्योरीज आई। तो इन्हीं थ्योरीज के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। द फर्स्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एम.जे. स्क्लेडेन एंड थियोडोर स्केविन इन 1838 एंड 1839। जो फर्स्ट थ्योरी है, इन दोनों साइंटिस्ट ने प्रपोज करी थी इन द ईयर 1838 से 1839। इस थ्योरी में क्या बोलते हैं वो, कि इट स्टेट दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट कहते हैं कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स सेल्स से ही बनते हैं। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो लाइफ की सबसे छोटी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक इकाई जो है वो सेल होता है। लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट सेल। सेल है तो लाइफ है, अगर सेल नहीं तो आगे लाइफ की उम्मीद भी नहीं। ठीक है, ये मानना था किनका, एम.जे. स्क्लेडेन एंड थियोडोर स्केविन का। कौन से ईयर में ये थ्योरी आई थी, 1838 से 1839। मतलब ऐसा कुछ फिक्स डेट नहीं है, लेकिन इसी ईयर के बीच में इसको माना जाता है। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। In 1885, R. Virchow modified his theory by suggesting that 1885 में जो आर विरकाव थे, इन्होंने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई किया, यानी उसमें थोड़े बहुत रेक्टिफिकेशंस किए, कुछ चीजें उसमें उन्होंने ऐड ऑन करी, कुछ पॉइंट्स उन्होंने एलिमिनेट किए, और फिर उन्होंने एक जो थ्योरी प्रपोज करी उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनके स्टेटमेंट का मतलब है कि सारे सेल्स, जो भी सेल्स अराइज हुए हैं, मतलब जितने भी सेल्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए, तो वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए हैं, वो हाउ दे अराइज। तो उनका मानना है कि सारे सेल्स जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो पहले से ही मौजूद सेल्स हैं, उनके ही वजह से आज एग्जिस्टेंस में आए हैं, एंड दे आर लिविंग बिकॉज ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी अगर हम सेल्फ यानी खुद की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी है, ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स। तो हमारे पेरेंट्स आर द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इनकी ही वजह से आज हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। तो हमारा जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है, ये किसकी वजह से हुआ है स्टूडेंट्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की वजह से। तो ये मानना था इन साइंटिस्ट का इन 1885। ठीक है, ये एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है, ईस्ट का। ईस्ट जो है एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड करता है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद उसकी बॉडी डिवाइड होती है, और वो टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट हो जाता है एक कंसिडरेबल ग्रोथ के बाद। तो इस तरीके से जो आर विचकाउ है, इनकी थ्योरी थी कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहले होते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों उतना ज्यादा डिटेल्ड स्टडी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो उतना ज्यादा जूम या उतना एक्यूरेट जो है किसी भी सेल के बारे में दिखा नहीं पाता। लेकिन जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना इतना पावरफुल, हम इसको माइक्रोस्कोप को बोल सकते हैं कि ये किसी भी सेल को बहुत आपको डिटेल्ड स्टडी करवा सकता है, उसके बारे में बहुत डिटेल इमेज आपको दे सकता है, ठीक है। तो जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, जिसके बाद जो है चीजों को ऑब्जर्व करना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना या बहुत माइन्यूट सेल्स को ऑब्जर्व करना बहुत आसान हो गया था। तो ऑफ कोर्स इसके डिस्कवरी के बाद जब साइंटिस्ट ऑब्जर्व करने वाले हैं, जो उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जिन सेल्स को या जिन सेगमेंट्स को ऑब्जर्व किया था, अब जो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ नई चीजें हो सकता है उनको मिली हो, ठीक है। तो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। यानी स्टार्टिंग में सेल के बारे में उतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं थी, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप था तब उतनी ज्यादा डिटेल्स हमारे पास सेल के बारे में नहीं थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ उस टाइम के बाद देखो आज हमें सेल्स के बारे में